हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नेम है फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। भोजन सभी जीवों के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वे पौधों अथवा अन्य जंतुओं को खाते हैं। और सभी परिस्थितियों में जीव जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रभाव उपलब्ध खाद्य स्रोतों पर पड़ता है। एक बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना तथा पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करना खाद्य फसलों की खेती कहलाता है। फसलें क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वह भूमि जहां पौधों की खेती की जाती है उसे खेत कहते हैं। और बड़े पैमाने पर एक तरह के पौधों को खाद्य पदार्थ, रेशे इत्यादि प्राप्त करने के लिए उगाना फसलें या खाद्य फसलें कहलाती हैं। चावल, गेहूं, मक्का, दालें, फल और सब्जियां इत्यादि खाद्य फसलों के ही उदाहरण हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां जलवायु की भिन्न भिन्न परिस्थितियां पाई जाती हैं, और भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें होती हैं जो मौसम पर निर्भर करती हैं। एक खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसलें, ये फसलें जून या जुलाई के माह में बोई जाती हैं और सितंबर अथवा अक्टूबर माह में इनकी कटाई की जाती है। और ये फसलें बढ़ने के लिए मानसून वर्षा पर निर्भर रहती हैं। और उदाहरण के लिए चावल, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि। रबी फसलें कौन सी होती हैं? ये फसलें अक्टूबर अक्टूबर या नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अथवा अप्रैल माह में इनकी कटाई की जाती है। और ये फसलें मानसून वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, मटर, जौ, आलू, सरसों इत्यादि। कृषि देखेंगे। कृषि क्या होती है स्टूडेंट? जिसके भी पेरेंट्स बिलोंग करते हैं गांव से, जिस भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों को अच्छे से पता होगा कि कृषि किसे कहते हैं, खेती क्या होती है, खेत क्या होते हैं, उनके बारे में। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो देखें, कृषि क्या होती है। खाद्य पदार्थों की बड़ी मांग को देखते हुए उचित उत्पादन, सुरक्षा तथा खाद्य पदार्थों का प्रबंध आवश्यक है। और खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने की चीजें हैं वह एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए एक बड़े स्तर पर पौधों को उगाना और पशुओं को पालना ही कृषि के रूप में जाना जाता है। जो हमारे लिए खाद्य सामग्री एकत्रित करते हैं, उगाते हैं खेतों में, और वही फिर हमारे पास पहुंचता है। और कृषि हमारे देश का आज भी सबसे बड़ा व्यवसाय है, जहां लगभग 70% लोग इस क्षेत्र में व्यस्त हैं। फल, सब्जियां और साज सज्जा के पौधों को उगाना एक कला है जिसे बागवानी के रूप में जाना जाता है, और यह कृषि का एक भाग है। कृषि कार्य प्रणाली नई और अच्छी फसलों की पैदावार के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग में लाया जाता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न पशुओं और पक्षियों को किसी न किसी कार्य हेतु पाला जाता है ताकि वे अत्यधिक मात्रा में दूध और अच्छी गुणवत्ता के अंडे दे सकें। और इसे कृषि कार्य प्रणाली कहा जाता है। बुनियादी कृषि कार्य प्रणाली जो सभी फसलों के लिए सामान्य होती है वे नीचे दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट, मिट्टी तैयार करना, बीजों को बोना, खाद और उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई, खरपतवारों से सुरक्षा, फसलों की कटाई, भंडारण, ये सभी पॉइंट्स आते हैं उसमें। मिट्टी तैयार करना सबसे पहला पॉइंट। पहले चरण में फसलों को उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी बीजों के अंकुरण और फसलों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है, और यह पौधों को पानी एवं खनिज तत्व प्रदान करती है। पौधों की वृद्धि मिट्टी की उर्वरता पर ही निर्भर करती है, इसलिए फसलों को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना आवश्यक होता है, और इसे जुताकर, समतल करके और उर्वरक मिलाकर खेती के लिए तैयार किया जाता है। जुताई क्या होती है? मिट्टी की खुदाई, उलट पुलट करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेतों में जो मिट्टी है होती है वो उलट पुलट करके जाते हैं वो लोग, तो उसे जुताई बोलते हैं। और यह पौधों की जड़ों को मिट्टी में गहराई तक पहुंचने में मदद करती है।
गुणकारी और गहरी जड़ें पौधों की वृद्धि करती हैं और जुताई जड़ों को अच्छा वायु संचरण प्रदान करती है और खरपतवारों को उखाड़ने में सहायता करती है। ढीली मिट्टी ज्यादा पानी को रोक सकती है, जो स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है और इसमें खाद और उर्वरकों को अवशोषित करने की क्षमता अच्छी होती है। खेतों को जोतने के लिए कुछ मुख्य औजार यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला है हल। हल एक महत्वपूर्ण औजार है जिसका प्रयोग भूमि को जोतने में किया जाता है और यह लकड़ी अथवा लोहे का बना हो सकता है। लकड़ी के हल को प्रयोग जो है वो कृषि में हजारों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन हाल ही में इसके स्थान पर लोहे के हल का प्रयोग होने लगा है। इसमें त्रिकोणीय लोहे का ब्लेड होता है जिसे हल की धार के रूप में जाना जाता है और यह ब्लेड घुमावदार होता है और मिट्टी को उलट पुलट करने में सहायक होता है। पशुओं का जोड़ा देखे होंगे आपने, दो बैल होते हैं, उनका जोड़ा पेयर में उन्हें खेतों में लेकर चलते हैं। तो जैसे बैल और ऊंट हल को खींचते हैं तो उसी तरह से जुताई भी हो जाती है। कृषक क्या होता है? कृषक यानी कि जुताई की मशीन एक अन्य उपकरण है जो खेत को जोतने में काम आता है। इसमें अनेक धातु के ब्लेड होते हैं और यह ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है और यह समय और मेहनत दोनों की ही बचत करता है। कुदाल क्या होती है? जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं स्टूडेंट, कुदाल कृषि की सबसे पुराने उपकरणों में से एक है, जिसमें एक लंबे हत्थे से दो ब्लेड 90 डिग्री पर लगे होते हैं और इसका प्रयोग भूमि को खोदने में किया जाता है और अब इसका प्रयोग खरपतवारों को उखाड़ने के लिए किया जाता है। इसे जानवरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। समतलन क्या होता है? खेत जोतने के पश्चात खेत में मिट्टी की बड़ी बड़ी गांठें मिलती हैं जिन्हें मिट्टी के डले कहा जाता है और इन डलों को तोड़ने के लिए लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी अथवा लोहे के सपाट यंत्रों का प्रयोग होता है। जब मिट्टी को बारीक करने के पश्चात मिट्टी को समतल किया जाता है, तब बीजों को बोने के लिए भूमि को समतल किया जाता है, साफ किया जाता है उसको। सेकंड है बीजों का बोना। किस तरह से बोते हैं? मिट्टी तैयार होने के पश्चात खेत बीजों को बोने के लिए तैयार हो जाता है और बोना वह प्रक्रिया होता है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर रखा जाता है और यह प्रक्रिया हाथों द्वारा या बीज खुदाई यंत्र द्वारा होती है। बोने के लिए जिन बीजों का प्रयोग किया जाता है वे अच्छे किस्म और गुणवत्ता के होने चाहिए। इनकी किस्म अच्छी होनी चाहिए और जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो सके और तैयार खेत में बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी में सही मात्रा में नमी का होना आवश्यक होता है। पारंपरिक उपकरण बुवाई हाथों द्वारा हो सकती है, जिसमें बीजों को खेतों में बिखेर दिया जाता है और यह प्रक्रिया प्रसारण के नाम से जानी जाती है। बुवाई एक पुरानी विधि है जिसमें बीजों को खेतों में असमान रूप से बिखेरा जाता है। पारंपरिक विधि के रूप में कीप जैसे उपकरण का प्रयोग बीजों को बोने में किया जाता है और इस उपकरण में बीजों को कीप में डाला जाता है और संलग्न ट्यूबों के माध्यम से मिट्टी में रखा जाता है। बीज बोने की मशीन भी होती है, जैसे कि लाइक दिस। तो आजकल हम बीज बोने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं। इससे टाइम की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है, जिसे ट्रैक्टर द्वारा जोड़ा जा सकता है और यह बीजों को समान रूप से वितरित करता है तथा बीजों को मिट्टी में एक निश्चित गहराई पर डालता है और यह पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाता है और यह विधि समय और श्रम दोनों को बचाती है। प्रतिरोपण क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो प्रतिरोपण एक ऐसी विधि का प्रयोग कुछ फसलों जैसे कि धान और कुछ सब्जियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि का बीजों को खेत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोया जाता है। उन्हें सबसे पहले नर्सरी में बोते हैं, लेकिन छोटे पौधों को प्रत्यक्ष रूप से खेतों में लगा दिया जाता है और यह विधि किसानों को उच्च किस्म के अंकुरित पौधों को चुनने में सहायता करती है तथा पौधों को लगाने के लिए उपयुक्त स्थान देती है। तो इस तरह से ये पौधों को उपयुक्त स्थान में लगा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज खाद और उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, उसे देखेंगे स्टूडेंट। जब एक ही भूमि का प्रयोग कई वर्षों तक
एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए किया जाता है तो भूमि के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है और फसलों को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यह पोषक तत्व उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इसलिए मिट्टी को समय समय पर खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है ताकि नष्ट हुए पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। नाउ खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है और यह पौधों और जानवरों के मल जैसे कि गाय का गोबर, मूत्र और पौधों के भाग जैसे कि फलों एवं सब्जियों के छिलकों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। इन अपव्ययों को खुले स्थानों पर खुले गड्ढों में डाल दिया जाता है तथा इनके अपघटन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। खाद एक पारंपरिक प्राकृतिक उर्वरक है जो किसानों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और यह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अत्यधिक अच्छी होती है। उर्वरक रासायनिक होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और ये एक या दो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं और इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है और उदाहरण के लिए यूरिया, पोटाश, सुपर फॉस्फेट इत्यादि है। रासायनिक उर्वरक किसानों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और क्योंकि इनमें से ज्यादातर उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की पैदावार अच्छी होती है। यद्यपि वर्षा अथवा सिंचाई के दौरान उर्वरकों से पोषक तत्व निकल जाते हैं। सिंचाई क्या होती है स्टूडेंट? सिंचाई देखेंगे। सिंचाई से तात्पर्य है कि फसलों और अन्य पौधों के लिए जल की आपूर्ति के लिए भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी देना। कभी कभी पोषक तत्वों को सिंचाई के माध्यम से भी प्रयुक्त किया जाता है। सिंचाई का मुख्य कार्य सामान्य तौर पर शुष्क एवं सूखे क्षेत्र में फसलों में बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध कराना है। इसलिए खेती के लिए फसलों में उचित समय पर जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और आवर्ती फसल की किस्म की किस किस्म की फसल है, मिट्टी और ऋतु पर निर्भर करती है। भारतीय किसान मुख्य रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वर्षा हमेशा सही समय पर नहीं होती है, इसलिए फसलों में पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे रास्ते तैयार कर लिए गए हैं। सिंचाई के लिए पानी कुओं, नदियों, झीलों और नलकूपों से प्राप्त किया जाता है। सिंचाई की दो मुख्य विधियां हैं। पारंपरिक विधियां। सिंचाई करने के लिए विभिन्न पारंपरिक विधियां हैं जैसे नहर सिंचाई, कुंड सिंचाई, श्रृंखला पंप, चरखी प्रणाली, ढेकली और राहत इत्यादि। पंपों का प्रयोग सामान्य रूप से सिंचाई में किया जाता है जिन्हें डीजल, बायोगैस और विद्युत द्वारा चलाया जाता है। यद्यपि ये विधियां सस्ती होती हैं परंतु ये अत्यधिक कुशल नहीं होती है। ये सस्ती तो होती है बट इन्हें जनरली यूज में नहीं लेते क्योंकि ये अत्यधिक कुशल नहीं होती है। नाउ आधुनिक विधियां क्या होती हैं? ये विधियां पानी सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं और सिंचाई की ऐसी दो निम्न विधियां हैं। फर्स्ट, छिड़काव प्रणाली। यह विधि एक प्राकृतिक वर्षा का रूप है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और खेतों में पानी की आपूर्ति शीर्ष पर एक घूमने वाली टोटी के साथ लगे पाइप की सहायता से करते हैं। जल का छिड़काव वायु में घूमने वाले छिड़काव यंत्र द्वारा होता है जिसमें पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिरता है और यह विधि असमान भूमि के लिए उत्तम है। ड्रिप प्रणाली क्या होती है? ड्रिप प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में पाइपों और ट्यूबिंग के एक जाल द्वारा धीरे धीरे टपकाया जाता है। पाइपों और ट्यूबों का प्रयोग बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को पौधे की सतह तक पहुंचाया जाता है और यह विधि किसानों को पानी और उर्वरकों को बचाने में सहायता करती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है जहां जल की मात्रा कम पाई जाती है और इस विधि का उपयोग रसीले फल देने वाले पेड़ पौधों और बगीचों को सींचने के लिए किया जाता है। खरपतवारों से सुरक्षा कैसे होती है? यहाँ पर ऐसे बहुत से पौधे हैं जो हानिकारक है जैसे कि कीट पौधे, हानिकारक खरपतवार, पर्यावरणीय खरपतवार इत्यादि। इनमें ज्यादातर चीजें एक समान है। हानिकारक प्रभावों के कारण ये पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं। खरपतवार फसलों के साथ बढ़ते हैं जिन्हें
फसलों से अलग कर दिया जाता है तथा बढ़ती फसलों में कीटों से बचाया जाता है। खेतों से खरपतवार को अलग करने की जो प्रक्रिया है वह निराई कहलाती है। इसे निराई बोलते हैं। अनचाहे पौधे होते हैं खरपतवार। किसान इन खरपतवारों को अलग करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं, लेकिन यहाँ दो मुख्य विधियों का वर्णन किया गया है। एक तो हाथों द्वारा निराई की जाती है। इस विधि में खरपतवारों को हाथ से समय समय पर उखाड़ या काट दिया जाता है जो भूमि पर फसलों के साथ लगे होते हैं। और इन्हें हाथों द्वारा ही नहीं बल्कि धातु उपकरणों जैसे कि खुरपी, कुदाल और दरांती की सहायता से अलग किया जाता है। निराई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए जिससे फसल को हानि न पहुंच सके और हटाए गए खरपतवार अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग एक तो हाथों द्वारा और एक खरपतनाशी का प्रयोग करके। खरपतवार नाशी एक रसायन है जिसका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। इसका छिड़काव पूरे खेत में किया जाता है तथा ये केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं। और उदाहरण के लिए 2,4-D 4D या 2D या 4D मेट मेटाक्ला, डेलापन और सिजियाजिन इत्यादि ये खरपतवार नाशी को तृणनाशक कहा जाता है। कीट और अन्य कुछ जंतु जैसे कि चूहे फसलों को नष्ट कर देते हैं जिन्हें हानिकारक कीट कहा जाता है। और हानिकारक रसायनों को कीट जो होते हैं वो रसायनों द्वारा नष्ट किया जाता है जिन्हें कीटनाशी कहते हैं। इन हानिकारक कीटों को ही रसायनों द्वारा नष्ट करते हैं जिन्हें कीटनाशी कहते हैं। और खरपतवार नाशी और कीटनाशी ये दोनों ही स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए किसान को इनका छिड़काव करने से पहले निम्न चरणों का अनुसरण करना चाहिए। कौन कौन से चरण है? फर्स्ट पॉइंट, जैसे उसे अपने शरीर को उचित रूप से ढक लेना चाहिए क्योंकि वो केमिकल है तो वो उस पर भी इफेक्ट कर सकता है, किसानों पर भी। तो मुख्यतः आंख, नाक और मुंह इन्हें मुख्यतः ढकना चाहिए। और उसे छिड़काव करने के पश्चात अपने शरीर को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। देख सकते हैं आप ये किसान लोग किस तरह से इसमें छिड़काव कर रहे हैं। और उसे छिड़काव करने के पश्चात अपने शरीर को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। नाउ सिक्स आता है आपका पॉइंट, फसलों की कटाई। अब आता है कटाई का नंबर। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे ये छिड़काव कर रहे हैं ये लोग, जैसे सैनिटाइजर का होता है। तो अब यहाँ पर होगा कटाई की बात। फसलों की कटाई, पकी हुई फसल की कटाई और संग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह फसल कटाई कहलाती है। फसल की कटाई निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। वो कौन कौन सी विधि है? हाथों द्वारा फसल की कटाई या तो हाथों द्वारा या खुरपी और अन्य मशीनों द्वारा करते हैं जिसे कटाई मशीन कहा जाता है। किसान अपनी फसलों जैसे कि मक्का, गेहूं और धान को काटने के लिए हंसियों का प्रयोग करते हैं। फ- इसमें जो फल और सब्जियां होती हैं किसान हाथों द्वारा ही तोड़ते हैं। नाउ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें फलों तथा अथवा बीजों को पौधों अथवा बालियों से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया ओसाना विधि द्वारा की जाती है जिसमें अनाज के बीजों को फूस फूस से अलग किया जाता है। और यह अनाज प्राप्त करने का एक एक क्या है एक कदम है जो कटाई के बाद और ओसाना विधि से पहले होती है। पहले थ्रेशिंग हाथों द्वारा हुआ करती थी लेकिन आजकल यह प्रक्रिया मशीनों द्वारा आसानी से होती है। ओसाना का क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स? ओसाना एक कृषि विधि है जो प्राचीन संस्कृतियों द्वारा फूस से अनाज को अलग करने के लिए इजाद की गई थी। और इस विधि में भूसा हल्का होने के कारण हवा से उड़ जाता है। तब बीजों में वजन ज्यादा होता है इसलिए वे सीधे जमीन पर गिरते हैं। का प्रयोग संग्रहित अनाजों से कीड़े अथवा घुनों को अलग करने में किया जाता है। सेवेंथ आता है आपका संग्रहण। संग्रहण क्या होता है? थ्रेशिंग और ओसाना की प्रक्रियाओं के पश्चात अनाजों का उपयोग होने से पहले उन्हें संग्रहित किया जाता है। नमी की उपस्थिति में सूक्ष्मजीव अनाजों में पनपने लगते हैं इसलिए अनाजों को धूप में सुखाया जाता है तथा संग्रहण करने से पहले इन्हें बोरियों में भर लिया जाता है जैसे कि यहाँ भरा है। और अनाजों का संग्रहण एक बहुत बड़ी मात्रा में अन्न भंडारों में किया जाता है और अन्न भंडारों को कीटों से सुरक्षित रखा जाता है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया
जाता है। पशुओं से खाद्य पदार्थ, जब हम बात करते हैं पशुओं से खाद्य पदार्थों के बारे में, तो लोगों को अक्सर लगता है कि पशुओं से केवल मांस ही प्राप्त होता है, लेकिन यह सीमा से अधिक है। जैसे मछली और समुद्र खाना, दूध, दूध से बने उत्पाद जो एक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमें पशुओं से भी मिलते हैं, जैसे अंडे अंडे होते हैं, मांस, मछली आदि। अन्य खाद्य पदार्थ पौधों से मिलते हैं, जिसके अंतर्गत चावल, गेहूं, फल, सब्जियां और दालें आती हैं। और इस तरह हमें पशुओं और पौधों दोनों से ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। कृषि प्रणालियों की तरह ही, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पशुओं को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए पाला जाता है। और इसी तरह पुराने समय में पशुओं को विभिन्न कार्यों के लिए पाला जाता था। पशु में प्रजनन और उन्हें एक बड़े स्तर पर बढ़ाने की प्रक्रिया पशुपालन कहलाती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेकंड चैप्टर। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।